गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। अब देखिए, जो बहुलकों के जो गुण होते हैं वह आणविक द्रव्यमान, बहुलकों की आकार और उसकी संरचना पर निर्भर करते हैं। अब इसके अंदर जो बहुलक अणु जो होता है, उस बहुलक अणु के अंदर जो एकलक अणु होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो बहुलीकरण की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है, बहुलीकरण की कोटि। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब इसके अंदर जो बहुलक जो होते हैं उसके अंदर एकलक अणुओं की जो संख्या है वो बहुलक का आकार या साइज को क्या करती है? निर्धारित करती है। अब यहाँ पर देखिए, अपन ये जो बहुलक एकलक अणु है यह कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, और यदि वो कार्बनिक अणु है तो उस कार्बनिक अणु का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें, एथिलीन। तो एथिलीन का यदि अपन आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर जो इसका आणविक द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा? 28 प्राप्त होता है। 12 और 12 24, 25 26 27 और 28। लेकिन जब इस एथिलीन से अपन बहुलकों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, तो इससे जब बहुलक बनेगा तो उसको अपन कैसे लिखते हैं? CH2 और ये बैलेंसी, और इसको अपन क्या लिखते हैं? N लिखते हैं। अब यहाँ पर इस अणु का तो आणविक द्रव्यमान क्या था? निश्चित था। लेकिन जब बहुलक लेंगे तो उसके अंदर जो ये N है, ये N का मान है वो समान नहीं होगा, ये क्या होगा? भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान अपन ने पढ़ रहे हैं, तो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो इसका मतलब जो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान निश्चित नहीं होता तो उसके आणविक द्रव्यमान की अपन गणना कैसे करें, उसको कैसे ज्ञात किया जा सके? तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते समय उसका औसत अणुभार या औसत द्रव्यमान लिया जाता है। अब औसत आणविक द्रव्यमान या औसत अणुभार जो है उसको 2 रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, संख्या औसत अणुभार number average molecular weight, and second भार औसत अणुभार, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान वो निश्चित नहीं होता है, इसलिए बहुलकों का आणविक द्रव्यमान है वो औसत के रूप में निम्न 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है संख्या औसत अणुभार, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एंड सेकंड अपना है भार औसत अणुभार, जिसको अपन कहते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब अपन फर्स्ट लेते हैं संख्या औसत अणुभार।
अब देखिए संख्या औसत अणुभार की अपन डेफिनेशन देना चाहे तो अपन ये कह सकते हैं, पहले तो इसको व्यक्त किससे करेंगे, तो संख्या औसत अणुभार जो है इसको जो व्यक्त करने का तरीका है वो इसको mn बार से लिखा जाता है। इसको किससे लिखा जाएगा, mn बार से इसको व्यक्त करते हैं संख्या औसत अणुभार को। अब देखिए इसके अंदर संख्या औसत अणुभार की डेफिनेशन क्या होगी, तो किसी अपन बहुलक नमूने के अंदर या अपन पॉलीमर सैंपल कह सकते हैं, किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी जो अणु हैं उनकी जो सहती या उसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को अणुओं की संख्या से जब विभाजित करेंगे तो जो परिणाम अपन को प्राप्त होगा उस परिणाम को अपन क्या कहेंगे, संख्या औसत अणुभार कहते हैं, जिसको mn बार से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसके लिए अपन सूत्र व्युत्पन्न करते हैं कि कैसे इसका अपन फॉर्मूले के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यदि किसी बहुलक नमूने में बहुलक नमूने का मतलब पॉलीमर सैंपल, यदि किसी बहुलक नमूने में कुल अणुओं की संख्या कितनी है, n है, n1 अणुओं का अणुभार, m1 n2 अणुओं का अणुभार, m2 तथा ni अणुओं का अणुभार mi है। n1 अणुओं का अणुभार m1, n2 अणुओं का अणुभार जो है m2 और ni अणुओं का अणुभार mi है। इसलिए अणुओं की कुल सहती या जिसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट में n1 अणुओं का m1 है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस ni mi। ये हो गए अणुओं की कुल सहती, मतलब सभी अणु आ जाएंगे इसमें, सभी अणुओं की कुल सहती और अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या को अपन n1 प्लस n2 प्लस ni के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब अपन ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि सभी अणुओं की कुल सहती मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और उसको अपन किससे विभाजित करेंगे, अणुओं की संख्या से विभाजित करेंगे, और जो परिणाम प्राप्त होगा वो अपन का क्या कहलाएगा, संख्या औसत अणुभार कहलाता है। अब देखो इसको अपन इस रूप में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अपन प्रदर्शित करते हैं mn बार से बराबर सभी अणुओं की कुल सहती n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस ni mi।
बट्टा अणुओं की संख्या N1 प्लस N2 प्लस Ni। अब देखिए इसको, ये जो प्लस के रूप में जिस प्रकार जुड़े हुए, तो इनको एक संकेत के रूप में अपन सिग्मा के द्वारा भी इसको लिख सकते हैं। तो यह करके Mn बार बराबर आ जाएगा सिग्मा Ni Mi बट्टा सिग्मा Ni। ये अपन को एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यहाँ Mn जो बार लिखा है, ये यहाँ पर क्या है, संख्या औसत अणुबार। इसको अपन कह सकते हैं संख्या औसत अणुबार। संख्या औसत अणुबार को Mn बार से दर्शाएंगे और इसका जो फॉर्मूला अपन को जो प्राप्त होगा, वो फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ अपन को, Mn बार बराबर सिग्मा Ni Mi बट्टा सिग्मा Ni। इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल पर्सन भी इसको बाद में सॉल्व करेंगे। और ये जो संख्या औसत जो अणुबार है, ये परासरण जो दाब मापन विधि है या किसी अणुसंख्यक गुणधर्म वाली विधियों से इसका मापन किया जाता है या इसकी गणना की जाती है। तो ये था अपना संख्या औसत अणुबार। नेक्स्ट अपन लेते हैं भार औसत अणुबार। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। भार औसत अणुबार, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो MW बार से इसको व्यक्त किया जाता है। भार औसत अणुबार को अपन किससे दर्शाएंगे, MW बार से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहेंगे कि भार औसत अणुबार किसे कहते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि यदि किसी बहुलक नमूने में विभिन्न सहती वाले अणुओं के सभी समूह, यहाँ पर एक वर्ड आता है समूह का जो सहती है, और उस सहती को अपन मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो अपन को गुणनफल प्राप्त होगा उसका अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। तो जो योगफल प्राप्त होगा, और उस योगफल के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अणुओं की कुल सहती से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे या उसमें भाग दे देंगे। तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसको अपन क्या कहेंगे, भार औसत अणुबार या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इसको अपन गणितीय रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि किसी बहुलक नमूने मतलब पॉलीमर सैंपल में कुल अणुओं की संख्या बराबर कितनी है, N है, तथा N1 अणुओं का अणुभार बराबर कितना है, M1। N2
अणुओं का अणुभार बराबर m2 तथा Ni अणुओं का अणुभार बराबर mi। Ni अणुओं का अणुभार m1 है, N2 अणुओं का अणुभार m2 है और Ni अणुओं का अणुभार mi है। अब अपन N1 अणुओं की संहति लेंगे तो उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं N1 अणुओं की कुल संहति मतलब मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा N1 M1 N2 अणुओं की कुल संहति बराबर N2 M2 हो जाएगा तथा Ni अणुओं की कुल संहति मतलब मॉलिक्यूलर वेट बराबर Ni Mi अपन को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो ये अणुओं की जो संहति प्राप्त हुई है इसको अपन क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को जो गुणनफल जो प्राप्त होगा उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। आणविक द्रव्यमान के गुणनफल को अपन प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए N1 अणुओं की संहति है N1 M1 है, N2 की N2 M2 है और Ni की Ni Mi है। इसको अपन क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए N1 M1 इंटू M1 सेकेंड N2 M2 इंटू M2 और तथा Ni Mi इंटू Mi। तो ये गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब या इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं N1 M1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अपन लिख सकते हैं N2 M2 का स्क्वायर और तथा इसको अपन लिख सकते हैं Ni Mi का स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे इस जो गुणनफल प्राप्त हुए इनका क्या कर लेंगे योग करेंगे, योगफल को प्राप्त करेंगे। तो योगफल को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। योगफल के रूप में इसको लिखेंगे आणविक द्रव्यमान का योगफल अपन को जो प्राप्त होगा उसको अपन N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर प्लस Ni Mi का स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं। और दूसरा आ जाएगा अणुओं की कुल संहति। मॉलिक्यूलर वेट को जिसको अपन लिखेंगे
N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस Ni Mi। अब यहाँ पर अपने इसकी डेफिनेशन ली थी कि जो योगफल प्राप्त हुआ है उसको सभी अणुओं के सहते से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, और जो अपन को परिणाम प्राप्त होगा उसको अपन क्या कहेंगे, भार औसत अणुभार कहते हैं, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। भार औसत अणुभार, और जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं MW बार से, बराबर ये जो योगफल जो प्राप्त हुआ अपन को N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर प्लस Ni Mi का स्क्वायर बट्टा अणुओं की कुल संहति N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस Ni Mi। अब देखिए इसको अपन एक संकेत के रूप में इनको एडिशनल को एक साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा MW बार, कहने का मतलब भार औसत अणुभार, बराबर सिग्मा Ni Mi का स्क्वायर बट्टा सिग्मा Ni Mi। ये अपन को लास्ट फॉर्मूला प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा भार औसत अणुभार का सिग्मा Ni Mi का स्क्वायर बट्टा सिग्मा Ni Mi, जिसके द्वारा अपन जो है भार औसत अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और ये भार औसत अणुभार जो ज्ञात किया जाता है, ये प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा भी इसको ज्ञात किया जाता है, और दूसरी अवसाधन द्रुत अपकेंद्रण विधि द्वारा भी इसको ज्ञात किया जाता है। तो ये दो फॉर्मूले थे अपने पास में, एक था संख्या औसत अणुभार का और एक था भार औसत अणुभार का। ये दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर अपन आगे जो है न्यूमेरिकल पर्सन बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो ये था इसके अंदर बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। अब देखिए अपना नेक्स्ट अपन लेते हैं बहु परिक्षेपण घातांक। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में PDI भी कहते हैं। अब बहु परिक्षेपण घातांक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि बहु परिक्षेपण घातांक किसे कहते हैं। तो अब देखो, किसी जो बहुलक है, किसी बहुलक के भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहेंगे, बहु परिक्षेपण घातांक कहते हैं, जिसको शॉर्ट में PDI से लिखा जाता है। जिसको शॉर्ट में कहते हैं
PDI बराबर MW बार बट्टा MN बार। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो PDI की जो अपन ज्ञात कर रहे हैं, ये जो अपन को एक फॉर्मूला प्राप्त होता है कि किसी भी बहुलक का जो भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का जो रेशियो जो अनुपात होता है, ये जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? बहुपरिक्षेपण घातांक कहलाता है। अब प्राकृतिक बहुलक के अंदर जैसे अपन प्रोटीन की बात करें, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के लिए बहुपरिक्षेपण घातांक PDI का जो मान है वो लगभग कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है या 1 प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन के लिए PDI का मान 1 प्राप्त क्यों होता है? तो इसका आंसर ये होगा कि उसका जो MW बार मतलब भार औसत अणुभार का मान और संख्या औसत अणुभार दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए प्रोटीन के लिए PDI का मान कितना होगा? 1 होगा। लेकिन जो संश्लेषित बहुलक होते हैं उनके PDI का मान हमेशा 1 से क्या होता है? अधिक होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो संश्लेषित बहुलक होते हैं उनके लिए PDI का मान 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो भार औसत अणुभार जो है इसका जो मान है वो हमेशा संख्या औसत अणुभार से क्या होगा? अधिक होता है। तो ये था इसके अंदर बहुपरिक्षेपण घातांक किसे कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के लिए बहुपरिक्षेपण घातांक मतलब PDI का मान 1 क्यों होता है। तो ये इसका कारण था। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।